नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के आंकड़ों के अनुसार जंगली जीवों और वनस्पतियों की 8400 से अधिक प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। माना जाता है कि लगभग 30,000 और लुप्तप्राय या कमजोर हैं। इस अनुमान के आधार पर यह कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके आवासों और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बहरापन और श्रवण हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। WHO के अनुसार बहरेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन को बनाया गया था। तब इसे अंतर्राष्ट्रीय कान दिवस कहा जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदलकर विश्व श्रवण दिवस कर दिया गया। WHO ने कहा है कि 2050 तक लगभग 2.5 बिलियन लोगों को कुछ हद तक श्रवण हानि होने का अनुमान है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए कान और सुनने की देखभाल है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। दिल्ली में हुई G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 3 मार्च के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हुई थी। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली। देश वर्तमान में G20 तिकड़ी का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्री किन गांग और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव और G20 में अन्य विदेश मंत्री मेजबान भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ दुनिया की प्रमुख चुनौतियों, विशेष रूप से यूरोप में चल रहे संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक ही कमरे में थे। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। समांथा कोचर की पहली किताब अरीबादा का नई दिल्ली में विमोचन। ब्लॉसम कोचर समूह की प्रबंध निदेशक समांथा कोचर की पहली बुक अरीबादा का अनावरण लेखिका उनकी मां डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने दिल्ली के ऑलिव बार एंड किचन में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। अरीबादा द अराइवल जॉय एंड ओली नामक एक कछुए की कहानी का अनुसरण करता है, जहां वे जीवन के माध्यम से नेविगेट करते हैं और खोज और उपचार की एक असामान्य यात्रा शुरू करते हैं। पुस्तक के अनावरण के बाद समांथा ब्लॉसम और विनीता डावरा नांगिया, कार्यकारी संपादक द टाइम्स ऑफ इंडिया और निदेशक टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल्स एंड राइट इंडिया के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉर्पोरेट डिजिटल बैंकिंग पोर्टल कोटक फिन लाइव लॉन्च किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अपने व्यापार बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए विकसित एक एकीकृत पोर्टल कोटक फिन को लाइव किया। पोर्टल व्यापार और सेवाओं, खाता सेवाओं, भुगतान और संग्रह सहित सभी उत्पादों में सेवाएं प्रदान करेगा और बैंक के ग्राहकों के लिए बैंकिंग को सहज बनाएगा। यह ग्राहकों के लिए जटिलता और संघर्ष को कम करने की उम्मीद है। पोर्टल पेपरलेस लेन देन को संभव करेगा और कई उत्पाद विशिष्ट पोर्टलों पर डेटा को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है
रक्षा। नौसेना प्रमुख ने बचाव अभियान के लिए INS निरीक्षक को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने गहरे समुद्र में डाइविंग और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बचाव अभियान चलाने के लिए कोच्चि में INS निरीक्षक को ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार ने बचाव अभियान में शामिल चालक दल के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। जहाज के चालक दल को संबोधित करते हुए एडमिरल हरिकुमार ने गहरे गोताखोरी अभियानों के संचालन में जहाज के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मैन बिहाइंड द मशीन की अदम्य भावना का आह्वान किया। ये बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। ब्रिटेन ने दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटेन ने लगभग 9 महीनों में पहली बार दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पाउंड के कमजोर होने से लंदन में कारोबार करने वाले बड़े निर्यातकों की अपील बढ़ गई है और अडानी समूह के नेतृत्व में घबराहट ने मुंबई में शेयरों पर दबाव डाला। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ETF और ADR को छोड़कर यूके में प्राथमिक लिस्टिंग का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 21 फरवरी को लगभग $3.11 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में लगभग $5.1 बिलियन अधिक है। 29 मई के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना सियाटल। सियाटल जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है, क्योंकि इसकी स्थानीय परिषद ने एक भारतीय अमेरिकी राजनेता और अर्थशास्त्री द्वारा अपनी गैर भेदभाव नीति में जाति को छोड़ने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। क्षमा सावंत द्वारा पेश प्रस्ताव को सियाटल सिटी काउंसिल ने 1 के मुकाबले 6 मतों से मंजूरी दे दी। यह आधिकारिक है। हमारे आंदोलन ने सियाटल में जातिगत भेदभाव पर एक ऐतिहासिक देश में पहला प्रतिबंध जीता है। अब हमें इस जीत को पूरे देश में फैलाने के लिए एक आंदोलन बनाने की जरूरत है, सुश्री सावंत ने कहा। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। अबू धाबी रक्षा फर्म ने UAE के रक्षा एक्सपो में भारत के HAL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात के अग्रणी रक्षा समूह एज ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन IDEX में भारत की एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मिसाइल सिस्टम और मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन के संयुक्त डिजाइन और विकास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दोनों कंपनियां एज के निर्देशित हथियारों पर HAL के छोटे गैस टरबाइन इंजन के उपयोग का पता लगाएंगी। इस समझौते पर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में IDEX 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी त्रिसेवा रक्षा प्रदर्शनियों में एक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। SBI ने सिंगापुर के साथ रियल टाइम भीम भुगतान को सक्षम किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सीमा पार भुगतान के लिए सिंगापुर की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पेनाओ के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके एक दिन पहले ही दोनों देशों ने UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक समय भुगतान प्रणाली लिंकेज स्थापित किया था। SBI के भीम SBI पे ऐप के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत से सिंगापुर और UPI ID का उपयोग करके सिंगापुर से भारत में धन हस्तांतरण की अनुमति देगी। यह पहल तेजी से सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान को चलाने की G20 की प्राथमिकताओं के साथ निकटता से संरेखित है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है।
ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।